कक्षा 10 कविता संगतकार। इसके कवि हैं मंगलेश डबराल जी। कविता का भावार्थ बताने से पहले मैं आपको कवि के बारे में बताऊंगी। कवि का परिचय। हिंदी कवि मंगलेश डबराल का जन्म टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में काफन पानी नामक गांव में सन 1948 को हुआ। देहरादून में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। जीवन निर्वाह के लिए इन्होंने हिंदी, पैट्रियट, प्रतिपक्ष और आसपास नामक पत्रों में संपादन कार्य संभाला। इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में भी कार्य किया। जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादन का पद संभालने के बाद कुछ समय सहारा समय में संपादन कार्य किया। आजकल वे नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार पहल सम्मान से सम्मानित इनकी प्रसिद्ध अनुवादक यानी ट्रांसलेशन के रूप में भी है। इनकी कविताएं अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, स्पेनी, पोलस्की और बल्गारी भाषाओं में भी प्रकाशित हुई हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज़ भी एक जगह। कविता का भावार्थ बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसमें कविता का मेन बता देती हूँ कि इसमें कवि ने क्या बताना चाह रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है। संगतकार कविता के माध्यम से कवि नाटक, संगीत, राजनीति, फिल्म तथा नृत्य आदि कलाओं में काम करने वाले सहायक कलाकारों तथा किसी भी क्षेत्र में कार्यरत सहायक कर्मचारियों की ओर संकेत करता है। ये अपने मानवतावादी दृष्टिकोण से मुख्य व्यक्ति की भूमिका को विशिष्ट बनाने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। अब आते हैं कविता का भावार्थ। संगतकार। संगतकार किसे कहते हैं? जैसे लिखने वाले को कहते हैं लेखक, गीत गाने वाले को क्या कहते हैं? गीतकार, और संगीत बनाने वाले को संगीतकार। वैसे ही साथ देने वाले को कहते हैं संगतकार। कविता का भावार्थ देखिए। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर, कमजोर, कांपती हुई थी। कवि मुख्य गायक के साथ गायन देने वाला यानी जो उसके साथ गाता है, या वाद्य यानी बजाने वाले जो यंत्र होते हैं वाले कलाकारों की विशेषताओं की ओर ध्यान दिलाते हुए कहते हैं कि मुख्य गायक की चट्टान जैसी भारी भरकम स्वर यानी आवाज़ का जो अनुमानित लय प्रदान करने हेतु उसे बोझिलता यानी उसको नीरसता से बचाने के लिए या भारीपन को कम करने के उद्देश्य से एक हमें सुंदर सी, कमजोर सी और कपकपाती आवाज़ सुनाई देती है। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य। क्योंकि जब हम पीछे से सुनते हैं तो हम अनुमान लगाते हैं या सोचते हैं कि या तो वह जो सिंगर है, उसका एक गायक है, उसका छोटा भाई हो सकता है, या उसका कोई शिष्य यानी स्टूडेंट हो सकता है, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार, या उसके आसपास के गांव का रहने वाला कोई उसका रिलेटिव है, वो पैदल चलकर आया है और सीखने के उद्देश्य से कि वह उसके साथ गाएगा तो वह भी निपुण संगीतकार, एक गीतकार बन जाएगा या गायक बन जाएगा। मुख्य गायक की गरज में, गरज यानी जोर से आवाज़ कि जब मुख्य गायक की आवाज़ में गाता है, वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। जब कोई मुख्य गायक गीत गाता है तो उसके साथ साथ वह भी प्राचीन काल से कहते हैं पुरातन, मगर इसमें बताया गया है कि जब से मुख्य गायक ने गाना सीखा है, उससे पहले जो मुख्य गायक गाता था तो वो उसके साथ साथ ले गाता था। जब वो उसमें निपुण हो गया, पारंगत हो गया, तो फिर बाद में वह गाने लगा और उसका साथ कोई दूसरा देने लगा। कि जब से उसने गाना शुरू किया है तब से ही वह उसका साथ देता हुआ आया है। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में
खो चुका होता है। कवि आगे कहता है कि जब अंतरा जो गाना होता है उस जटिल तानों, जटिल यानी कठिन, तानों जो सरगम होती है, तो कवि आगे कहता है कि जब गायक गाते गाते लंबी लंबी तानों के जंगल में उलझ जाता है या फिर सरगम के साथ स्वरों को लांग कर, यानी उनको लांगना यानी उनको छोड़ना बीच में, गीत के या सरगम के पार उनको लांग लेता है और चला जाता है भटकता हुआ एक अन्नाहद में। अन्नाहद यानी ब्रह्मानंद, यानी उसको मतलब अपने गाने में इतना मग्न हो जाता है कि उसे अंदर से अपनी आवाज़ आती है मगर सामने वाले बाहर वालों को उसकी आवाज़ नहीं आती है। कहने का मतलब ये है कि मगन होना किसी चीज़ में, तो वह इतना गाता हुआ मगन हो जाता है, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। तो कवि कहता है आगे कि तब संगतकार ही गीत का जो चरण होता है, जो इसका स्थायी भाव होता है, जो मेन लाइन होती है, वह उसको संभाले रहता है। और जैसे ऐसा लगता है जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छुटा हुआ सामान। ऐसा लगता है कि जो संगतकार है, जो मुख्य गायक गाना गा रहा है, गीत गा रहा है, उससे जो पीछे, उसके पीछे जो सुर या कुछ छूट गया है, सरगम वगैरह छूट गई है, वो उसको संभाले रहता है और उसका सरगम रूपी सामान को वह संभालते हुए उसका साथ देता है और गाते रहता है। गायक को बाद में फिर जब गायक का ध्यान आता है तो वह अपनी लाइन को संभाल लेता है और गाना गाने लगता है। ऐसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन, जब वह नौसिखिया था। नौसिखिया यानी जब वो एक्सपीरियंस हुड नहीं था। कहने का मतलब ये है कि जब वो उसने सीखना ही शुरू किया था, संगीत में पारंगत नहीं था, उसने संगीत सीखना ही आरंभ किया था। तो जो संगतकार गाता है तो उसे उसके बचपन की याद दिलाता है मुख्य गायक को। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला। तार सप्तक यानी जब हम किसी उसको गीत को या किसी को लय को गाने को तेज आवाज़ में गाते हैं तो उसे बोलते हैं तार सप्तक। सरगम की एक, संगीत की एक विद्या होती है। तार सप्तक में जब मुख्य गायक गाने लगता है और उसका गला उसकी प्रेरणा छोड़ देती है, यानी वो जब गाता है, मतलब कोई भी गीत को अगर हम गाते हैं तो हमें बहुत तेज उत्साह होता है। जब हम खींच के गाते हैं तो कभी कभी हमारा गला भराने लगता है। तो उस कवि कहता है कि जब गायक जोर से गाता है और उसकी प्रेरणा साथ छोड़ देती है और उत्साह उसका अस्त, यानी जो उसका जोश होता है, अस्त यानी कम होने लगता है। यहाँ वैसे अस्त होता है डूबना, मगर इसमें यहाँ पर आया है कि जैसे उसका कमजोर होने लगता है। होता हुआ आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ। राख जैसा कुछ गिरता हुआ यानी बोझिल होना, बुझता हुआ स्वर, यानी आवाज़ कम हो जाना। तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बधाता है। जब उसके पास, जब जो ऊपर बताई कंडीशन है या परिस्थितियां हैं, जब ऐसी होती हैं तो संगतकार जो होता है वो मुख्य गायक को ढाढ़स यानी तसल्ली, उसको उसको सांत्वना देता है, तसल्ली बंधाता है उसकी। और कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर और पीछे से संगतकार जो उसका साथ वो गाता है उसकी आवाज़ उसे सुनाई देती है और वो अपने स्वर को संभाल लेता है। कभी कभी वह यूं ही देता है उसका साथ। कभी आगे कहता है कि जो ऊपर परिस्थितियां वो तो होती हैं, मगर कभी कभी जो है संगतकार उसका साथ वैसे ही देने लगता है, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, उसके साथ कोई गा रहा है और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग, कि जो उसने मुख्य गायक ने गीत गाया है, राग गाया है, उसको दोबारा से गाया जा सकता है। वो उसको रिपीट करने के लिए भी वैसे ही गाने लगता है। और उसकी आवाज़ में जो हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए।
हिचक यानी कह सकते हैं झिझक। स्वर आवाज विफलता यानी असफलता। मनुष्यता मानवता। कवि आगे कहते हैं कि संगीतकार की आवाज़ में जो हमें झिझक सुनाई देती है, जो झिझक साफ नज़र आती है, वह लगातार यह कोशिश करता है कि जो उसका मुख्य गायक गा रहा है उसके स्वर से, अपने स्वर को, अपनी आवाज़ को ऊंचा नहीं उठाता है, उठाने की कोशिश नहीं करता है। वो इसलिए करता है क्योंकि ताकि मुख्य जो गायक है उसी को ही प्रसिद्धि मिले, उसकी ही विशेषताओं को दर्शाया जा जाए। और इसके पीछे मुख्य गायक को उसकी या हमें उसकी विफलता या उसकी असफलता को सफलता नहीं माननी चाहिए, बल्कि यह उसकी एक मानवता है, एक मानवीय गुण है जो दूसरे को हीन या दबाकर अपनी महानता प्रदर्शित करना अपनी मनुष्यता समझता है। उसकी इस स्थिति या उसके स्वार्थहीन साथ को इसी दृष्टि से मूल्यांकित करना चाहिए कि वह किसी से कम नहीं है और वह भी सक्षम है, मगर वो क्या है, मुख्य गायक के सामने उसका सम्मान प्रदर्शित करना चाहता है ताकि उसी की ही प्रसिद्धि हो। कविता का भावार्थ समाप्त।